Now this video is for everyone, but especially this is for those who actually failed in 2 to 3, या तो आप 2 या 3 जो यूपीएससी के अटैम्प्ट्स हैं वो दे चुके हो और आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है और फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है। सिचुएशन मेरी जैसी है, जैसे मैंने सिविल सर्विसेज के 3 मेंस दे रखे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 2 मेंस दे रखे हैं। इस बार मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दे रहा हूँ एंड अब इस बार मैंने क्या किया कि मैंने CAPF-AC का भी एग्ज़ाम दिया था एज ए प्लान बी कि भाई CAPF-AC निकाल लेते हैं, सिविल सर्विसेज वाला बाद में दे लेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि CAPF-AC एक बेस्ट ऑप्शन है क्यों, प्लान बी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 3-4 चीज़ें दिमाग में आती हैं, है ना। कोई भी एस्पिरेंट है जो 2-3 अटैम्प्ट में फेल हो चुका होता है तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं कि कहीं ना कहीं हम मेंस में नहीं लिख पा रहे हैं या फिर पेपर नहीं अटैम्प्ट हो पा रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो पेपर अगर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा हर जो मेंस का पेपर होता है उसमें 15-20 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, तो 15-20 नंबर 30 नंबर का मैटर रह जाता है। तो ऐसा टोटल मिला के वो 100-150 मार्क्स 100 मार्क्स का रह जाता है। तो वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको पहले, तब जाके वो मेंस निकलेगा, क्योंकि अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो हम वापस आते हैं CAPF पे। तो इसलिए अगर वो नहीं निकल रहा है तो CAPF-AC वाला बेस्ट ऑप्शन है। ये 3-4 ऑप्शन और है। देखो, आप ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना, नाबार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो, CGL का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट दिस इज़ कॉम्पेटिटिव। ये बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो चुका है और अनप्रडिक्टेबल हो रहा है। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने इसका मेंस दिया है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा 20 की शिफ्ट को था और नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसमें नहीं हुआ, है ना। AC वाला मैंने प्लान बी के रूप में लिया था, इसमें मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरा फिजिकल भी मेरा निकल चुका है। RBI ग्रेड भी मैंने कभी दिया नहीं था और ये मैंने एक ही बार दिया था और अब तो इसमें वैकेंसीज़ बहुत कम हो गई है, लाइक 70-80 वैकेंसीज़ आती है। तो बहुत मुश्किल है इसमें सिलेक्शन होना, बट पैटर्न ठीक ठाक रहता है इसका, कर सकते हैं सिविल के साथ, लेकिन वैकेंसीज़ बहुत लो है। RBI ग्रेड बी वाला मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है और इसमें भी वैकेंसीज अब 90-80 100 के आसपास आती है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना। इसमें आपका पूरा साल चले जाएगा। दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये CAPF-AC वाला। एज ए प्लान बी हम CAPF-AC को ले सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत CAPF-AC के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है इसकी, ये सब मिलके अपनी अपनी वैकेंसीज निकालती हैं और वो कंबाइंड वैकेंसीज उसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस AC की कंबाइंड वैकेंसीज आती है। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक इसकी आती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। ये सब मिलकर निकालते हैं। अब देखो ITBP में क्या होता है कि ये मोस्टली आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो इंडियो चाइना बॉर्डर के आसपास होगा, मतलब लद्दाख वाले एरिया में, उत्तराखंड वाले एरिया में, उस जगह में आपको रहना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, जहाँ जहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर है। CISF का मोस्टली मेट्रोज में होता है, अपना एयरपोर्ट मेट्रो वाला, कोई इंडस्ट्री है जैसे कोल माइनिंग की इंडस्ट्री है या फिर कोई रिफाइनरी है ना, जैसे फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है बंगाल में, उन सब में भी CISF रहता है। अच्छी खासी टाउनशिप होती है इसकी और ये अच्छी जॉब है। CRPF वाला हमेशा आपको कहीं भी मिल जाएगा, ब्लू वाले तो जहाँ पे इंडिया में राइट्स हो रहे हैं मोस्टली नक्सल एरियाज़ में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो इनका डिप्लॉयमेंट हर जगह होता है। और ये एंटी राइट तरह की, एंटी राइट्स जहाँ जहाँ पे होंगे या फिर कहीं पे सिचुएशन इंटरनल सिक्योरिटी की ख़राब हो रही तो वहाँ पे CRPF को डिप्लॉय करते हैं। तो थोड़ी हार्ड जॉब रहती है ये। सशस्त्र सीमा बल जो हमारी पीसफुल बॉर्डर है नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर पर, मोस्टली वहाँ पे इसको डिप्लॉय करते हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बॉर्डर एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट होता है। इसका जैसलमेर में हो गया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बांग्लादेश बॉर्डर पे भी इसको रखते हैं। तो ये BSF हो गया। तो ये तो हमारा हो गया कि कौन कौन सी अलग अलग इसके विंग्स हैं जिनमें ये आपका पोस्टिंग्स होगी, है ना। अब इसकी वैकेंसीज जो है अप्रॉक्सीमेटली 250 से 320 के बीच में आती है, तो विच इज़ मच बेटर देन नाबार्ड एंड RBI। बस ये है कि नाबार्ड एंड RBI वाला जो है वो ऑफिस वाला बैठने वाला जॉब है। दिस इज़ मोर ऑफ ए
फोर्स वाला जॉब जिसमें आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट होगा, फील्ड वाला जॉब होगा, तो उस टाइप का है ये। इसकी ट्रेनिंग भी थोड़ी हार्ड होती है, तो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहेगी इसमें। अब अगर हम इसको देखें तो ये 5400 ग्रेड पे है, जिनको पता है कि जैसे 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, तो हाईएस्ट गवर्नमेंट का जो एंट्री लेवल की जो पोस्ट होती है ना गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो हाईएस्ट यहाँ से शुरू होती है ना, जब आप एंट्री लोगे तो 5400 ग्रेड पे से। तो इसमें सैलरी जो है ना वो 90 के आसपास मिलेगी आपको जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी उस टाइम पे ना। ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ी कम मिलती है 60,000 के आसपास, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब आपको 90,000 के आसपास इसमें सैलरी मिलेगी। ग्रुप ए सर्विसेज है, एंट्री लेवल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रुप ए होता है सबसे ऊपर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो ग्रुप ए के थ्रू। ऑफिसर वाली जॉब है, पर्सनल व्हीकल मिलेगा, है ना, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा रहने को, ऐसे फुल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको जो ग्रुप ए ऑफिसर को मिलती है। एज लिमिट अगर हम देखें तो फोर्स की जॉब है ना, तो फोर्स की जॉब में आपकी यूआर कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 25 है, ईडब्ल्यूएस की और यूआर की। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और एसटीएससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि भाई ये क्यों एक अच्छा प्लान भी है। सो दिस इज़ अ गुड प्लान भी। वाई दिस इज़ अ गुड प्लान भी, दिमाग में ये चीज़ आएगी। तो सबसे पहली बात है कि इसका जो सिलेबस है ना यूपीएससी के सिमिलर है बिल्कुल। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर निटी-ग्रिटी में अलग अलग जाती है, लेकिन मोस्टली जो है इसका सिलेबस यूपीएससी की तरह है ना। वही हिस्ट्री आएगी, वही पॉलिटी आएगी, वही इकोनॉमी आएगी, वही इन्वायरमेंट आएगा, और उसी टाइप का एग्ज़ाम और पेपर का पैटर्न भी वैसा ही रहता है ना। उसमें क्या होता है यूपीएससी वाले में, बहुत ही रैंडम, बहुत ही डायनामिक चीज़ें आजकल पूछ रहे हैं। इसमें मोर और लेस स्टैटिक ही रहता है ना। तो आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो इसमें स्कोर किया जा सकता है। इसमें 250 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें से 160 170 आराम से लोग स्कोर कर लेते हैं, 140 भी काफ़ी लोग स्कोर करते हैं। तो दिस इज़ लाइक 55% मार्क्स बहुत लोग स्कोर कर पाते हैं, है ना। तो इसमें स्कोर हो जाता है अगर आप एक पर्टिकुलर वे में, एक पैटर्न वे में तैयारी करते हैं तो, है ना। अब उसको हम देखते हैं, ये जो 250 नंबर का पेपर होता है पहला वाला ऑब्जेक्टिव, उसको हम तोड़ते हैं। सो वी ब्रेक इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस, के कौन से सेक्शंस में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो साइंस वाला सेक्शन है उसमें हमारा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। अब जो यूपीएससी वाला होता है उसमें साइंस वाला सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा होता है, जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें बिल्कुल स्टैटिक फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, और आप अप टू 10th क्लास की बुक को बिल्कुल ऐसे रट जाओ थरली। तो ये मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन होते हैं, और आप ये 30 में से 27-28 क्वेश्चन निकल जाते हैं ईजीली अगर पूरा पढ़ के जाओ। तो 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है वो अगर हम साइंस की पढ़ लें तो ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे हम जाते हैं तो देखो रीजनिंग और मैथ, इसमें हमारा एडवांटेज है कि ये 15 के 15 क्वेश्चन पूरे किए जा सकते हैं, और ये इसके मार्क्स ऐड होते हैं। उसमें हमारे सी सेट के मार्क्स ऐड नहीं होते, इसमें ये मार्क्स ऐड होते हैं। और ओवरऑल जो पेपर बने उसके भी मार्क्स हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये 250 में से आप जितना भी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो वो सब हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ के 15 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वही लेवल होता है जो एसएससी सीजीएल का होगा या फिर किसी और एग्ज़ाम का होगा, सी सेट लेवल के रहेंगे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो हमारे 125 में से 30 और 15 45 क्वेश्चन तो प्रिडिक्टेबल हो गए, जो जिनको हम 90% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, है ना। तो है ना, तो इसमें से आप 42 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब बचे हुए 80 क्वेश्चन जो हैं उसमें से 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे। अब ये जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस है ये आप विजन आईएएस मंथली पढ़ लो, और जब हम प्री की तैयारी करते हैं ना प्रीलिम्स वाली, एक तो इसका एग्ज़ाम अगस्त में होता है और प्रीलिम्स हमारा मई में हो जाता है। तो प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ना, उसमें हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स हम वो जो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किया था ना प्रीलिम्स वाला, और मई में और जून तो ये एग्ज़ाम तो होगा अगस्त में, प्रीलिम्स मई में ख़त्म हो जाएगा, तो जून और जुलाई का और करंट देखना है बस। जून का देख लो, जुलाई का तो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वहाँ से हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10-12 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे, इसमें से आप 8 तो कम से कम निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा आता है 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के। ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है सीएसई की वो करो,
सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो सीएसई की जो प्रिपरेशन से हम हिस्ट्री की करते हैं उससे ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब 10-15 जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के आएंगे, और ये भी हम जैसे जीसी लियोंग पढ़ लेंगे, 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, है ना, माजिद हुसैन पढ़ लेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो उससे भी ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं कि देखो अब 10-15 क्वेश्चन जिसमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली वो जो माइक्रो मैक्रो वाला सेक्शन होता है ना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे बिल्कुल स्टैटिक वाले जो आप सॉल्व कर सकते हो, माइक्रो मैक्रो वाले। तो ये बहुत ही स्कोरिंग वाला सेक्शन होता है ना, इकोनॉमी वाला भी। अब अगर हम देखें तो हमारा क्या बचा है, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन बचा है और पॉलिटी वाला। पॉलिटी वाला वही स्टैंडर्ड जो सीएसई की तैयारी करते हैं हम, उससे हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड सीएसई की तैयारी जो करते हैं उसी से हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, सेम टू सेम सिलेबस है। सीएसई वाला जब पढ़ते हैं मई तक हम, अगर उसको अच्छे से कर लिया, उसके बहुत सारे पेपर्स लगा लिए, तो ये आपको बिल्कुल जाते ही ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं, उससे थोड़े ईजी आते हैं, ठीक है। अब पॉलिटी और ये सीएसई वाला पैटर्न, और इन्वायरमेंट भी सीएसई वाला पैटर्न, दोनों उसी पैटर्न से हो जाएंगे। अब अगर हम आगे देखते हैं, अब इसमें जो है पेपर 2 आता है, तो वो तो हमारा 250 मार्क्स का था। पेपर 1 तो है ना ऑब्जेक्टिव, 250 मार्क्स का था, और ये जो है ये सब्जेक्टिव है, और ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी बहुत राइटिंग से हो जाता है, इतनी ज़्यादा नहीं कर। अगर किसी ने मेंस लिखा हुआ है ना सिविल सर्विसेज का, मैंने ये वीडियो उसी के लिए बनाया है जो 2-3 बार या तो प्री में फेल हुए हैं उसके लिए तो है ही, लेकिन मेंस में 1 या 2 मेंस नहीं निकला है, तो उसके लिए बहुत है। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी है और वो लिख भी सकता है। तो अगर वो लिख सकता है तो ये पेपर जो है उसमें उसका अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 4 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन आएंगे, 1 प्रिसाइज लिखना होगा, 1 पैसेज लिखना होगा, और 25 नंबर की ग्रामर आएगी। मार्क्स मैंने लिख दिए 4 ऐसे आएंगे, 300 वर्ड का एक ऐसे आएगा, 80 नंबर का ये हो गया। 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होंगे, 40 नंबर का ये हो गया। 1 रिपोर्ट लिखनी होगी, 1 प्रिसाइज लिखना होगा, और 1 पैसेज होगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व करने पड़ेंगे उस पैसेज को पढ़ के, और 25 नंबर की ग्रामर आएगी जिसमें वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और सेंटेंस करेक्शन, है ना, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। तो अब हम ओवरऑल अगर कट ऑफ देखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ रहती है इसकी 200 से, दोनों पेपर को मिला के 200 से 210 के बीच में, और पेपर 1 जो है उसकी कट ऑफ 120 के आसपास रहती है ना, 250 में से। तो अगर आपके 120 नंबर आए तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, और उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 200 से 210 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेपर 1 की कट ऑफ 120 के आसपास रहती है। अगर आपके पेपर 1 की कट ऑफ निकल गई है, उसके बाद पेपर 2 चेक होगा, और दोनों को कंबाइंड मिला के 200 या 210 के बीच की कट ऑफ मिलती है। मतलब पेपर 2 में आपके 80-90 नंबर 200 में से आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये पीईटी पीएसटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट भी होता है इसमें। ये सब निकलने के बाद हमारा इंटरव्यू होता है ना। तो पीईटी पीएसटी और मेडिकल नोटिफिकेशन देखो, एक एक चीज़ निटिग्रिटी यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। नोटिफिकेशन देखो क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, है ना, क्या आपका एफिशिएंसी में मतलब कितना रन करना है, ये सब देखो। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन बाकी नोटिफिकेशन इसके लिए देखना चाहिए अप्लाई करने से पहले। फाइनल कट ऑफ जो है इंटरव्यू के मिला के, और जो दोनों पेपर मिला के और इंटरव्यू मिला के जो फाइनल कट ऑफ है वो 305 से 315 के बीच में जाती है, और ये होता है 600 में से, है ना। तो देखो अराउंड 50% मार्क्स लाने, उतने में आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और इस बार 2024 में वैकेंसीज 505 थी, और 2025 में शायद 300 प्लस है ना। तो अच्छी वैकेंसीज है। अब मैंने ये क्वालिफाई किया हुआ है, अब मेरा नाम है संदीप जोरवाल, है ना। तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा 2024 वाली लिस्ट में, और मैं इंटरव्यू भी दूंगा तो आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल मेरा जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू है, वो है 1 मई को, है ना। और ये 0837695 ये अपना रोल नंबर है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी मुझे क्या एडवांटेज लगी ना, कि
CAPF अटैम्प्ट करने में सबसे बड़ी एडवांटेज ये लगी कि एक दिन का एग्ज़ाम है ना, तो इसमें अपना प्री हो गया, फिर उसके बाद मैं 4 महीने बैठ के पढूँ फिर मेंस दूँ, नहीं, एक ही दिन में प्री होगा, एक ही दिन में मेंस होगा। मॉर्निंग में जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और आफ्टरनून में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 1 डे एग्ज़ाम है, तो 1 डे एग्ज़ाम का फ़ायदा ये होता है, जाओ पूरी एनर्जी के साथ एक ही दिन में एग्ज़ाम दे के आ जाओ, अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन ले लो। सिविल सर्विसेज में आपको 9 दिन का एग्ज़ाम होगा, एक भी पेपर इधर उधर थोड़ा बहुत आपका अनबैलेंस हुआ और वो सिलेक्शन आपका रह जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि 1 डे एग्ज़ाम है और वो 9 डे एग्ज़ाम है। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है 9 डे एग्ज़ाम तक आपको सेम मेंटल अटेंशन के साथ, फोकस के साथ एग्ज़ाम लिखना डेली जाके। इसमें आपको एक ही दिन फोकस रखना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव कॉपीज़ विल बी इवेल्यूएटेड ओनली ऑफ दोज हु क्लियर पेपर 1, है ना। और तो पेपर 1 की जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसी की सब्जेक्टिव कॉपी चेक होगी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे कि कैसे हमको क्लियर करना है, तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव में स्कोर करो। ऑब्जेक्टिव में कैसे स्कोर करोगे, जब आप CSE प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करो, वो यहाँ काम आ जाएगी, इसमें मैक्सिमम स्कोर करो जाके। पेपर 2 में क्या है, अगर आपने मेंस लिखा हुआ है ना एक भी बार, तो पेपर 2 को सिर्फ आपको जाके कंप्लीट करना है, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख देने हैं, है ना। आई वुड रिकमेंड कि अच्छी तैयारी करो, लेकिन अगर नहीं भी तैयारी तो पेपर 2 आप कंप्लीट भी कर दोगे ना डिसेंट कंटेंट लिख के भी, तो भी आपके 80 to 85 मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आप अगर पेपर 1 में 150 ले आते हो तो 230 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि पेपर 2 कंप्लीट हो जाए। अब PET और PST में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो PST में देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक तो हाइट आपको मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मैन के लिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वुमेन के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट जो है मैन का जो वेट है वो 50 kg होना चाहिए। और ये सब BMI और ये निकालते हैं, तो ये थोड़ा देख लेना, है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ ये बताया, ये थोड़ा हाइट और चेस्ट वाला देख लेना, बाकी तो फिर और आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या PST PET चाहिए। मेडिकल आई साइट के लिए भी ये भी थोड़ा डायरेक्ट है ना, तो आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे, और इंक्लूडिंग सिलेंडर +4 और -4 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, लेजिक सर्जरी अप्लाइड है, उसके अलग से रूल्स हैं, तो नोटिफिकेशन देख लेना इन सब के लिए। अब देखते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब बेसिकली फिजिकल जो होता है, तो मेल में आपको 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और फीमेल है तो 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखो ये इवेंट मैंने करे मेरा था 14 दिसंबर को, नहीं 13 दिसंबर को। तो ये सबसे पहले 100 मीटर दौड़ाते हैं 16 सेकंड में, है ना। एट उसके जस्ट बाद में 800 मीटर हो जाता है 3 मिनट 45 सेकंड में। फिर लॉन्ग जंप करवाते हैं, 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करना है। इसके आपको 3 चांस मिलेंगे, उन 3 में से किसी में भी आप 3.5 मीटर जंप कर जाओ, क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट पुट में एक गोला लेते हैं, उसको फेंकना होता है 4.5 मीटर में, 4.5 मीटर तक, और ये इसके भी 3 चांस देते हैं, बट ये यूजुअली एक ही चांस में सब कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप जो है 3 मीटर का लॉन्ग जंप होता है, और उसके आपको 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कि वाई CAPF वाला, है ना। तो CAPF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके 2-3 अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करें एज ए प्लान B या फिर प्लान A। तो ये बहुत अच्छी जॉब है ना। मैंने दिया है, मैं इंटरव्यू देखूँगा, दे के आऊँगा, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं होता है, बट आई कंसिडर्ड इट एज ए प्लान B। एंड अगर किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए कैसे करना है तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।